टॉपिक है वो GS2 का पॉलिटी सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन सरकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। देखिए, गठबंधन की राजनीति अभी हिट लिस्टेड टॉपिक है, चूंकि अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो हो सकता है कि यहाँ से गठबंधन की राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूंकि अभी आपने देखा कि जदयू पार्टी तुरंत राजद के साथ मिलकर के महागठबंधन में शामिल हो गई, तो महागठबंधन के फायदे भी है और नुकसान भी है, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों हैं। सकारात्मक यही है कि सरकार गिरने से बच जाता है, किसी पार्टी के साथ मिलकर के जो है कोई पार्टी दो पार्टी मिल के सरकार बना लेती है तो दोबारा चुनाव होने से बच जाता है, आर्थिक क्षति होने से बच जाता है। और साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको उभरने का मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, नकारात्मक दोनों पक्ष को आपको समझना होगा, और जब भी यह क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों पक्ष को लेकर के ही पूछेगा, क्योंकि इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं गठबंधन के राजनीति के और नकारात्मक भी है। नकारात्मक ये है कि हर हमेशा सरकार गिरने का डर भी बना रहता है। जिस प्रकार से सरकार बना लेते हैं उसी प्रकार से सरकार गिरने का भी डर बना रहता है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, जैसे बिहार के संदर्भ में आप देखिए, टोटल कितना सीट चाहिए, तो 122 सीट चाहिए, नहीं 243 सीट है, तो 122 सीट जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि 116-17 तक आ गया और 7-8 सीट नहीं पूर रहा है। उस केस में वो जो छोटी छोटी पार्टियां उसके साथ गठबंधन बना करके, जैसे हम है या बहुत सारा है ना, जाप है, हम है, और उसके बाद सन ऑफ मल्लाह की क्या पार्टी क्या नाम है, VIP है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपस में मिल करके अपना गठबंधन बना लेती है। लेकिन अगर उसमें से एक छोटी पार्टी है, मान के चलिए उसके पास 4 सीट उसने जीता है, और वो जो 122 पूर रहा है वो 4 मिला करके, और फिर वो जो 4 बीच में ही, चूंकि वो बोलेगा हमको अब उप मुख्यमंत्री बनाओ, तब तो हम दिए, नहीं तो नहीं दिए। तो बड़ी पार्टियों को भी उसकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह हट जाता है तो सरकार गिर जाएगी। तो डर से, उसके डर में आकर के पार्टी को, बड़े बड़े नेता को छोड़ करके उस जो 4 पार्टी का जो मतलब 4 नेताओं का जो पार्टी है उसके सदस्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप हानि भी देख सकते हैं और फायदा भी है। तो दोनों पक्ष को यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। देखिए, भारतीय भूमिका में क्या लिखेंगे, भूमिका देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा है, आप क्या लिखेंगे, इसी तरीका से आप भी भूमिका लिखेंगे। भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1967 के चौथे आम चुनाव से शुरू हुई। क्योंकि उसके पहले तो कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो गठबंधन की तो बात ही नहीं थी। चाहे केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, दोनों जगह कौन हावी रहते थे, कांग्रेस की पार्टी हावी रहता था। लेकिन 1967 के आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी, यानी नेहरू तभी नहीं थे। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। यही वह समय रहा जब गठबंधन की परिघटना भारतीय राजनीति में प्रकट हुई। चूंकि जवाहरलाल नेहरू गुजर चुके थे, इंदिरा गांधी थी, और वहां पे बहुत सारे कांग्रेस जो विभिन्न राज्यों में थी वहां पे वो चुनाव हार रही थी। तो वहां पे गठबंधन की बात की जा रही थी कि 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाए। तो यह शुरुआत, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1967 के बाद ही हुआ है। ये भूमिका में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट आइए सकारात्मक पहलू पर। लोकतंत्र को मजबूती देता है, क्योंकि इसलिए मजबूती देता है कि लोग निर्दलीय भी खड़ा हो सकते हैं, बिना पार्टी के भी खड़ा होते हैं, और वो किसी पार्टी को समर्थन दे करके सरकार में आ जाते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है। लोग लिंग जाति वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है जो गठबंधन बनाती है, तो वो क्षेत्र की जो भी समस्या है या किसी जाति की समस्या है, जैसे मान के चलिए यादव जाति है, तो यादव के लोग किसको वोट देंगे, राजद को वोट देंगे। तो राजद जब जीत के जाएगा तो जो यादव की समस्या होगी उस पर विशेष ध्यान देगा, क्योंकि उसी वर्ग के लोग ने उसको जिताया है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो जाति विशेष को लोकतंत्र में मजबूती मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सहमति की राजनीति होगी। इसमें क्या होगा, सहमत, यानी सब सहमत होगा तब वह काम होगा, मनमानी नहीं चलेगा। अब जिसका एक छत्र राज हो गया, जैसे बीजेपी पार्टी केंद्र में एक छत्र राज है,
अब दूसरा पार्टी कुछ भी बोले, विपक्ष कुछ भी बोले, उसके बात को सुनती नहीं है पार्टी, जो अपने मन से होगा वो करेगी। जब एक छत्र राज हो जाएगा वो भी लोकतंत्र के लिए क्या है, हानिकारक है। इसीलिए विभिन्न पार्टियां रहे वो भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ठीक है, अभी बीपीएससी का मुद्दा देखिए, अभी आपका विपक्ष का दल जो है उठा रहा है मुद्दा, और जो पक्ष में आ गया तेजस्वी कुमार कुछ नहीं बोला है, चुप्पी साधे हुए हैं तेजस्वी यादव नहीं। तो कहने का अर्थ है कि विपक्ष में सभी नेता बोलते हैं, लेकिन जब उसी पार्टी की जब सरकार आती है तो एकदम, तो इसका मतलब है कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहमति की राजनीति होती है, सब आपस में सहमति करके ही गठबंधन चलता है। कोई मुद्दा पे असहमत होंगे तो वो गठबंधन ही टूट जाएगा, और टूटता है। बीजेपी और जदयू के बीच में कुछ असहमति हुई होगी तभी वो टूटा हुआ नहीं। तो गठबंधन की राजनीति में सहमति की राजनीति को जन्म दिया। यह सहमति कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के वर्तमान विकास के लिए लाभकारी रही। इन मुद्दों में आर्थिक नीतियों के प्रति समन्वय व तालमेल सबसे महत्वपूर्ण रहा। कई दल संयुक्त रूप से मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियां देश में पहले की अपेक्षा आज विकास लाने का मुख्य कारण रही है। जो भी आपकी एलपीजी योजना आई, तो ये सब जब नई पार्टियां आई, ठीक है, आर्थिक नीतियां, और सब ने सहमति दिया। क्योंकि जब भी विकास का कार्य होता है, जैसे मान के चलिए अभी पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर अटैक करने की बात होगी, तो सब मिलकर समर्थन देगा, सब पार्टी जो पक्ष विपक्ष है या जो भी गठबंधन में है, जो भी सरकार है, तो वहां पे सब सहमति देता है, तब सरकार उस पर चढ़ाई करेगा। राम मंदिर बनने का मुद्दा हो, चाहे कोरोना के टाइम का मुद्दा हो, तो ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी बोल रही थी कि वैक्सीन नहीं लगना चाहिए, सभी किसी तरीका से समस्या का निजात पाना चाह रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि जब गठबंधन रहेगा तो सहमति आपस में जरूरी होता है, और सहमति रहता भी है, तभी गठबंधन टिकता है। उसके बाद सामाजिक खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, पहले क्या था कि समाज आपका वैदिक सभ्यता से ही विभिन्न भागों में बटा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सभी वर्ग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सभी अपने अपने महत्व को ही समाज में आगे बढ़ाते हैं। जो दलित हैं वो शुरुआत से ही शोषित हुए हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं था। तो अब क्या हो रहा है कि जब वो भी पार्टी बना करके खड़ा होते हैं उस दलित क्षेत्र से, तो वो जीतते हैं, तो उनको भी मौका मिलता है। जैसे अभी मान के चलिए रामविलास पासवान है, दलित क्षेत्र से जीत के गए, ठीक है, या आपका जो हम के जो है जीतन राम मांझी, ठीक है, तो दलित क्षेत्र से जीत के गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको मौका मिला, इन्होंने एक नई पार्टियां बनाई और उस पार्टी से जीत करके गए, तो इनको भी मौका मिला। तो उस क्षेत्र विशेष के जो उस जाति से जुड़े लोग होंगे या जो दलित होंगे, उनके समर्थन से वो जीत के जाते हैं, तो फिर उनका महत्व बढ़ता है और उनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ती है, उस जाति का, उस समाज का, उस प्रोपर क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक खाइयां जो होगी वो पाटने का काम करेगी। ठीक है, अगर प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे उस कास्ट के, उस जाति के, उस दलित समाज के, तो वहां पे फिर उसके हक की बात ही नहीं होगी। तो वो हर हमेशा क्या होगा, वो क्या बोलेंगे कि यह जो है अगरी की सरकार है, अगरी ब्राह्मणों की सरकार है, या कुछ भी बोलेंगे, और जिससे क्या होगा, सामाजिक खाई बढ़ते रहे। अभी क्या है, अभी तो सबका मिला जुला रूप है। एक तरफ मध्यम वर्गीय जाति जो भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, फिर आपके अगरी जातियां भी हैं, सभी मिल करके यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के माध्यम से सरकार बना लेती है, गठबंधन करती है। जैसे बीजेपी में एक तरफ बीजेपी कहा जाता है कि अगरी जातियों की पार्टी है, तो वहीं वह दलित के साथ मिल जाता है। दलित मतलब हम, अभी देखिए बिहार में इससे पहले क्या था कि जदयू, हम, ये सब मिलकर शासन कर रहा था ना बीजेपी। तो आप यहाँ पे देखिए, आप तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए, क्यों शासन कर रहा था। बीजेपी अगरी का वोट लिया, जदयू मध्यम का वोट लिया, और हम जो है दलित का वोट ले लिया, वीआईपी दलित का वोट ले लिया। तो सभी वर्ग के लोग मिलकर के शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे सामाजिक खाई क्या होगी, घटेगी। तो स्वाभाविक सी बात है। तो गठबंधन की राजनीति से कई क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई, वहीं कई राष्ट्रीय पार्टियों ने कालांतर में दबी सामाजिक समस्याओं की जड़ें खोदी। बसपा ने दलित उत्थान, बसपा जो यूपी में मायावती, ठीक है, अन्य पार्टियों ने पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की बात छेड़ी। आरक्षण का मुद्दा जो इस पिछड़ेपन की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
मंडल आयोग आया था एक, जिसने पिछड़ा अति पिछड़ा की बात की, उसमें आरक्षण दिया गया था। इसी समीकरण की देन है कि कई पार्टियों ने महिला, घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाया और उसको केंद्र में बना करके चुनाव लड़ा गया। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टियों का अपना अपना सिद्धांत है। जैसे दलित के रूप में यहाँ पे आप देखिएगा कि बसपा जो खास करके यूपी में आई वो दलितों की पार्टी थी, दलित समुदाय से जुड़े लोगों की पार्टी थी। उसके बाद है महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षण। जब आपका गठबंधन की सरकार आएगी तो यहाँ पर जो भी मुद्दा आएगा भ्रष्टाचार को लेकर, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे, कई परमाणु परियोजनाओं पर ऐसे विवाद होते रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर जनता का ध्यान आकर्षित रहेगा, क्योंकि जनता राजनीति में पार्टिसिपेट करने लगती है। जैसे अगर मान के चलिए हम किसी जाति विशेष से हैं, अगर हम उस जाति विशेष, हम अपने जाति विशेष के लोग को अगर विधायक बना दिए या एमपी बना दिए, सांसद, तो हमारा भी नजर राजनीति क्या महत्व है, तो हम भी अपने जो भी नेता होंगे तो उनको हम अपनी समस्याओं को रखेंगे कि फलाना ऑफिस गए तो वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका नेतृत्व करता है फिर वहां पे वो शासन करने की बात करेगा ऊपर से, क्योंकि आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है, उसको पता है कि ये हमारे बिरादरी का, हमारे जाति का, इसी के वोट से जीत के आए, तो वो आपका काम करता है। तो कहीं ना कहीं फिर वहां पे क्या होगा, भ्रष्टाचार को लेकर के एक्टिव होगा। अगर वो वहां रहेगा ही नहीं और आपके नजदीकी का कोई व्यक्ति वहां रहेगा ही नहीं, तो आपकी समस्या को सुनने वाला ही कोई नहीं रहेगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर के जागरूकता भी नहीं रहेगी आपकी, आपको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद कई क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे हैं। जो क्षेत्रीय लोकल नेता सब जो मुद्दा उठाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। उसके बाद गठबंधन की राजनीति ने भारत को अधिक संघात्मक बना दिया। ठीक है, तो गठबंधन बहुत सारे मतलब मिल करके पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है, तो एक प्रकार से कह लीजिए संघात्मक बनाती है। संघ क्या होता है, जैसे राज्यों का संघ है, आपका देश क्या है, राज्यों का संघ। तो विभिन्न पार्टियां मिलकर जब एक संघ बना ली तो संघात्मक व्यवस्था, जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी पार्टियां हैं मिलकर के एक केंद्रीय पार्टी के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर भारत जो है पहले से ज्यादा अधिक संघात्मक बन जाता है, क्योंकि विभिन्न पार्टियां जो है, जैसे मान के चलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में जैसे जदयू की सरकार है। अगर दोनों गठबंधन बना के सरकार बना लिया तो केंद्र राज्य की बात सुन रहा था और राज्य केंद्र की बात सुन रहा था और दोनों में देख रहे थे कि हाँ वहां मिला रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कि पार्टी टूटा, जदयू महागठबंधन में गया, आप देखिए कोई मुद्दा पे दोनों में समर्थन है नहीं है। पहले नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे जो भी प्रधानमंत्री के बारे में एकदम अच्छा बात एकदम बीजेपी का, अभी जो कि अलग हुए कि तुरंत विरोध करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी वहां पर किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम का चर्चा नहीं करेंगे या किसी पार्टी के प्रॉपर को टारगेट लेके आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप हर हमेशा एक कह सकते हैं कि हर एक पक्ष को रखेंगे, लेकिन किसी भी पक्ष को ज्यादा या कम दर्शाना नहीं है। अच्छा आंसर राइटिंग में आपको ये बात का ध्यान देना है, ये नहीं कि आप किसी विशेष पार्टी को टारगेट करके लिख रहे हैं। हो सकता है कॉपी चेकर आपके वही पार्टी से जुड़े लोग हों, तब तो आपका गया काम। इसीलिए आप दोनों को मिला करके लिखें, जो मेन थीम है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट मुद्दा पे आते हैं। अब देखिए, न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के उदय व उनकी प्रगति से ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे भारतीय संघ मजबूत होता है, बल्कि अब ऐसे विवाद कम ही देखे जाते हैं जब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अनुचित दबाव और गैर संवैधानिक हस्तक्षेप करे। गठबंधन को लेकर चलना, कार्य सिद्धि पर अधिक जोर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की सोच को परिपक्व बनाने का कार्य कर रही है। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा विरोधाभास होता था केंद्र और राज्य के बीच में या दो पार्टियों के बीच में। जैसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में अन्य पार्टियों की सरकार है, तो बहुत ज्यादा विरोधाभास वहां देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या है कि बीजेपी को भी पता है कब जदयू उसके साथ फिर आ जाए, कहना मुश्किल, इसीलिए कोई भी काम सोच समझ के करता है। या आप देखेंगे नीतीश कुमार भी सोच समझ के ही बोलेगा, क्या पता कल के डेट में फिर अगले महीना में फिर वह राजद टूट के फिर चला जाए जदयू में। और ऐसा तो होते आया बिहार की राजनीति में नहीं। तो ये भी गठबंधन की विशेषता है कि जो नफरत की भावना पहले हुआ करती थी एक पार्टी दूसरे पार्टी में, जब गठबंधन की सरकार बनने लगी तो पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे अभी बीजेपी और जदयू में नजदीकियां हैं,
लोजपा और बीजेपी में नजदीकियां होगी, भले अलग अलग भी हो जाए, फिर भी कब साथ हो जाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि सब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए पार्टियां अलग होकर अपना गठबंधन करती है, लेकिन मेन उद्देश्य उनका शासन करना ही होता है। तो इसलिए यह जो खाई है उसको भरने का काम महागठबंधन की राजनीति ने किया जरूर है। अब आज ये नकारात्मक पहलू, ये देखिए यही क्वेश्चन सब हमारे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, गठबंधन की राजनीति के फायदे और नुकसान हमने बताया था, ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमने बताया था। तो कब कौन सा क्वेश्चन कहां पे दिख जाए, कोई जरूरी नहीं है कि मेंस में दिखेगा, आपको इंटरव्यू के समय में भी ये सब क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, नकारात्मक क्या है। तो पहला तो कमजोर सरकार है, अस्थायित्व का खतरा, रातों रात पलटी मार लेंगे पलटू काका, नहीं तो कभी भी पलटी मार सकते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे कभी भी जदयू बीजेपी में मिल सकता है, फिर जदयू राजद में मिल सकता है, या राजद किसी में मिल सकता है। तो कहने का अर्थ है कि यह तभी होता है जब गठबंधन की राजनीति होती है। तो ये नकारात्मक पहलू है। उसके बाद नीतियों के बदलने पर दबाव की लगातार बाध्यता, ठीक है, तो गठबंधन अपने अपने हिसाब से चाहती है कि नीतियां बने, तो वो सरकार पे क्या करेगी, दबाव बनाएगी। अब जीतन राम मांझी बोलेगा 4 ही सीट है, उसी पे बोलेगा ये चीज होना चाहिए दलित के लिए या इस समाज के लिए, नहीं हुआ तो हम चले अपना लोटा कमंडल लेके, सरकार गिरा देगा तुरंत। तो कहने का अर्थ है कि नीतियों के बदलने का दबाव बना रहता है। गठबंधन की सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि सबको मिला करके चलना, आम सहमति बना करके चलना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सब पार्टी का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना जो है सिद्धांत है। अलग अलग दलों में सैद्धांतिक आदर्शों में मतभेद, वही चीज देखिए लिखा हुआ है, सबका सिद्धांत अलग अलग है, मतभेद होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए कोई अग्री पार्टियां हैं जो अग्री जातियों को लेकर के बनी है, तो वो उसके हक की बात करेगी, और कोई दलित समाज को लेकर के चली है, जैसे जय भीम है पार्टी, मतलब एक प्रकार से कर सकते हैं एक सामुदायिक पार्टी है वो, ठीक है। तो भीम से जुड़ी हुई जो पार्टियां होगी वो उस समुदाय के लोगों को लेकर के चलेंगी। तो दोनों का जो होगा सैद्धांतिक आदर्श सेम तो होगा नहीं, तो मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, दोनों मिल जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर मिला हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अंदर से खाई जरूर रहेगी। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार का हनन, ठीक है, मंत्रिमंडल के लिए सहयोगियों का चयन हमेशा प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है, ठीक है। मंत्रिमंडल का जो चयन होगा या सहयोगी जो बनाते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति बनाते हैं, परंतु गठबंधन की सरकार में क्या होगा कि जो अन्य पार्टियां होगी जो मिल के सरकार बनाए, वो बोलेगी कि इसको बनाइए, फलनामा को ये मंत्री बनाइए, तो प्रधानमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको डर से भी बनाना पड़ेगा। अब मुकेश सहनी कहेगा, उस समय कह रहा था हमको ये बना दीजिए, तो बनाना पड़ा था ना बीजेपी पार्टी को, मत्स्य विभाग कौन विभाग, अभी देखो कहीं का नहीं रहा। तो कहने का अर्थ है मेरा, देखिए पॉइंट्स को समझने के लिए आपको मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार में क्या होगा कि मंत्रिमंडल चाहे केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, तो दबाव में किसी व्यक्ति को वहां पर अयोग्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, जो उस लायक नहीं है, फिर भी जो दूसरी पार्टी है जो मिलकर सरकार बने वो बोलेगा नहीं हमको चाहिए एकदम ये वाला विभाग, शिक्षा विभाग हम ही को चाहिए, या ये विभाग हम ही को चाहिए, तो मजबूरन देना पड़ जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिया जाएगा तो वो तो सरकार गिरा देगी, नहीं। और कोई भी पार्टी जो है, सरकार जब गठबंधन हो चाहे जो भी हो, तो वो सरकार गिराना नहीं चाहती है। तो ये सब उसके नकारात्मक पहलू में लिखेंगे, और इस प्रकार हम पाते हैं कि गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। कुछ सीमाओं को छोड़कर देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र की मजबूती तथा जनता के हितों में सकारात्मक रूप से कार्य किया है। लास्ट एंडिंग हम पॉजिटिव सेंस में ही करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सरकार भी क्या है, गठबंधन की सरकार है, तो कभी नकारात्मक पहलू को विशेष नहीं जोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को ऊपर रखेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें और बाय करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।